हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी की तैयारी करवाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक सेंटेंस रीअरेंजमेंट है और ये ऐसा वैसा सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं है, ये आपके एसएससी पैटर्न से रिलेटेड है। अब एसएससी पैटर्न की सबसे खास बात क्या होती है, यहाँ पे बैंकिंग की तरह हमको सारे सीक्वेंसेस को ऑर्गेनाइज या फिर अरेंज नहीं करना होता। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा एक ओपनिंग सेंटेंस होता है, एक क्लोजिंग सेंटेंस होता है जो गिवन होता है। बाकी के बचे जो 4 सेंटेंसेस है, इनको हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, ठीक। और जो सबसे इजी बात होती है वो होता है इनके ऑप्शंस का गिवन होना, जैसे कि पी क्यू आर एस पी क्यू, इन सारे ऑप्शंस का जो गिवन होना होता है वो है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्लियर? नाउ सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपके एग्जाम्स में एसएससी के अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे कुछ सीडीएस के एग्जाम होते हैं, कुछ सीजीएल होते हैं, कुछ आपके सीएचएसएल और एमटीएस होते हैं। तो हम लोग सारे पैटर्न्स का डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक पैटर्न है वो ऐसा है जो हमने आपको बताया है, ओपनिंग सेंटेंस जो कि गिवन होगा, क्लोजिंग सेंटेंस जो भी गिवन होगा, बीच के बचे आपके 4 सेंटेंसेस, या फिर आप बना लीजिए इसको ऐसे कर लीजिए, आप इसको पी क्यू आर और एस बना लीजिए, जिनको आपको अलग अलग ऑप्शंस में रिलेट करके एक आपको आंसर देना होता है। क्लियर? अप्रोच हम सिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए सब टाइप देखिए। टाइप 2 की जहां तक बात की जाए, यहां पे जो सेंटेंस होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, कैंडिडेट्स जस्ट नीड टू अरेंज देम अकॉर्डिंगली। ये कैसा होता है, ये जनरली आपका सीडीएस में आया है, ये आपका एमटीएस में आया है, और ये आपका सीएचएसएल में भी आ चुका है। अब यहां होता क्या है, एक स्टेटमेंट होता है जो कि गिवन होता है, स्टेटमेंट्स फिर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और आपको उन सारे पार्ट्स को इस स्टार्ट से जोड़ना होता है और एक लिंक बनाना होता है, ठीक है। इसको अभी हम आपको करवाएंगे, सेंटेंसेस को कैसे रिलेट करते हैं, बहुत आसान होता है। अब जहां तक एसएससी के सवाल है, तो इस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने आते हैं। अगर हम इस पैटर्न की बात करें तो अगर ये आएगा तो या तो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, या तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। अगर हम इस प्रीवियस पैटर्न का बात करें तो यहां भी सेम 5 क्वेश्चन 5 मार्क या 10 क्वेश्चन 10 मार्क, ठीक है। ये तो था पैटर्न के बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग देना। अब हम आते हैं हमारे सेंटेंस में कि हम अप्रोच कैसे करेंगे, रीअरेंजमेंट कैसे बनाया जाएगा। यहां पे बोला जा रहा है कि यू शुड एक्चुअली हैव टू आइडेंटिफाई द आइडिया ग्रास्पिंग फेज। हमेशा सेंटेंस में आइडिया समझिए, मतलब जो पहला लाइन है उस आइडिया को समझिए और फिर उससे सेंटेंसेस को लिंक करिए। दूसरा, पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन क्या है, पैराग्राफ कैसे थीम को लेकर चल रहा है, स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, ठीक है, पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, और कैसे लॉजिकल डिटेल्स दिए जाएंगे, कैसे कैसे लॉजिकल डिटेल्स है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो और सारे सीक्वेंसेस को अरेंज करके पेयर्स बना सकते हो। हमें पता है आपको इतने से कुछ जस्ट नहीं मिल रहा, तो चलिए हम आपको अब एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। देखो, फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, पहले वो होता क्या है वो समझते हैं। इस सेंटेंस से आपको पूरे के पूरे पैसेज का आइडिया मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आइडिया मिल जाता है। अब देखो वो आइडिया क्या हो सकता है। चलिए चलते हैं क्लास 1 में। आपकी क्लास 1 में पहला लाइन था आपके लिटरेचर बुक का, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, है ना। तो जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमें पता था ये किंग के बारे में है, लेकिन चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और 12 चैप्टर तक भी जितने आर्टिकल्स थे वो उस किंग के बारे में थे। पहला ही लाइन टोन सेट कर दिया था जब हमने किंग का नाम लिया था। इसका मतलब हमारे फर्स्ट सेंटेंस में नाउन हो सकता है। ये सेम चीज आपके एसएससी रीअरेंजमेंट में भी होगा। हो सकता है नाउन ना हो, तो नाउन का सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? प्रोनाउन को कहते हैं। लेकिन पहले तो ये देखा जाए कि क्या प्रोनाउंस होंगे। अगर हम ही, शी, देम, दोस का बात करें तो अपने कॉमन सेंस से बताइए, क्या कभी ये आपका फर्स्ट सेंटेंस बन सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जब तक अभी हमारे पास कोई नाउन नहीं होगा तब तक हम उसके प्रोनाउन को कैसे लाएंगे। लेकिन 2 प्रोनाउन एक्सेप्शन है, वी या फिर इट से कभी कभी हमारा फर्स्ट सेंटेंस शुरू हो सकता है, और ये आपके एसएससी में होते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रोनाउन भी ना हो तो कोई थीम हो सकता है या फिर कोई सेंट्रल आइडिया हो सकता है। अब अगर हम सेंट्रल आइडिया की बात करें तो यहां पे बोला जा रहा है कि सेंट्रल आइडिया में बेसिक स्ट्रक्चर होता है पैसेज का। मतलब मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस हाइक इज अ मेजर कंसर्न दीज डेज, पेट्रोल प्राइस हाइक पे बहुत ज्यादा निगरानी रखनी चाहिए, या बहुत ज्यादा हमारे कंसर्न का वजह बन रहा है, परेशान होने की वजह बन रहा है,
तो देखो नाउन नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्राइस हाइक, पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हमारे पैसेज का सेंट्रल आइडिया बन सकते हैं, तो ये भी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है ना। क्वेश्चन मार्क है, जब भी आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, आप कहां से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप यहाँ क्या करने आए हैं या क्यों आए हैं। सवाल जनरली हमारे फर्स्ट सेंटेंस का हिस्सा बनता है, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन सकता है। अब ये तो आपके सेंटेंस में गिवन है, हमारा कंसर्न क्या है, ये बॉडी स्ट्रक्चर या फिर वो पेयर स्ट्रक्चर जहां पे हम क्या बनाते हैं, हमारे पेयर्स बनाते हैं, हम यही सीखेंगे। ठीक, हमारे पास 4 ही सेंटेंस है, 4 ही सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, तो चलिए देखिए पेयर्स कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेंटेंस में कोई नाउन है, इसका मतलब जब नीचे वाला बनेगा हिस्सा या जब हम वर्ड्स पे आएंगे खोजने के लिए, तो हमारे पास नाउन का क्या होना चाहिए, कोई प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये बना हमारा पहला पेयर। हो सकता है आपको क्रोनोलॉजी मिल जाए। क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, यहां पे समय डिसाइड हो जाता है। जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि 1947 में कुछ हो रहा है, 1950 में कुछ हो रहा है, आज कुछ हो रहा है और 1975 में कुछ हो रहा है, तो क्या ये ऑर्डर सही है, क्या ये ऑर्डर सही है, नहीं। हमारा पहला तो 1947 होगा, दूसरा 1950 होगा, तीसरा हमारे सेंटेंस में 1975 होगा और शायद चौथा टुडे होगा, तो क्रोनोलॉजी इसे कहते हैं। ये आपके पेयर्स बनाएंगे। ठीक, मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे सेंटेंस में कोई कॉज है, अब कॉज का हमारे सेंटेंस में हमको क्या मिलेगा, कॉज का मिलेगा एक इफेक्ट। जैसे मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हर्षवर्धना वॉज अ वेरी वाइज किंग, हर्षवर्धना एक बहुत वाइज किंग थे, ये तो कॉज है। इट लेड टू, इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि उनके किंगडम में कम से कम क्राइम्स हुए। ठीक है, तो कॉज का हमारे सेंटेंस में इफेक्ट है, तो पेयर बन सकता है। कॉन्ट्रास्ट पेयर बन सकता है, अगर हम बोले हमारे सेंटेंस में कोई कॉन्ट्रास्ट जैसा स्टेटमेंट है। अब कॉन्ट्रास्ट जैसे सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम सिंपली बोलते हैं कि ब्रायन लारा वॉज अ वेरी फेमस क्रिकेटर ऑफ हिज टाइम, पॉजिटिव, ब्रायन लारा बहुत फेमस क्रिकेटर थे। इट लेड टू, लेकिन हाउएवर, अगर हम सॉरी बोलते हैं हाउएवर, है ना, या बट हिज प्रेजेंस डिड नॉट मेक मच इफेक्ट एंड हिज टीम लॉस्ट ऑल द मैचेस। अब यहां पे जब हम बोल रहे हैं तो देखो हम क्या करें, हाउएवर लगाने से हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब हमारे पॉजिटिव नेगेटिव का भी पेयर कॉन्ट्रास्ट बना सकता है और पेयर बन सकता है। ठीक, मान लीजिए आपको ये सब भी ना आ रहा हो, तो हम किसको फॉलो कर सकते हैं, हम फॉलो कर सकते हैं हमारे सेंटेंस में टोन को। अब टोन 2 तरीके के होते हैं, इंसान या तो अच्छा बोलेगा विच इज पॉजिटिव, या तो बुरा बोलेगा विच इज नेगेटिव। ठीक, अगर वो अच्छा बोल रहा है तो जैसे मान लीजिए अगर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अर्थ का कंडीशन कैसा था, तो आप बोलेंगे अच्छा था, है ना। अब अच्छा है क्या, अब अच्छा है क्या, हमने क्या किया, पॉजिटिव से ग्लोबल वार्मिंग करके अर्थ के इफेक्ट को क्या करा दिया, नेगेटिव। फिर हम बोल रहे हैं हमारे वुमेन का कंडीशन पहले बुरा था, अब कैसा है, पहले से तो मतलब डेफिनेटली बेहतर है, तो नेगेटिव से हमने उसका कंडीशन बना दिया पॉजिटिव। देखो हर रीअरेंजमेंट एक पैटर्न को लेके चलते हैं, इसी को बोला जाता है टोन ऑफ द पैसेज। अगर हम कहीं पे बोल रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स वेर एडवर्स, अगर हम बोल रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स वेर एडवर्स, तो हमारा जो दूसरा सेंटेंस होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। आप आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो एडवर्स है वो कैसे इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो फिर आपका जो अगला सेंटेंस बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा, वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये तो थे आपके आफ्टर इफेक्ट्स, फिर नेगेटिव नेगेटिव आएगा, शायद कोई सोल्यूशन होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक, अगर मान लो हम बोलते हैं कि मेरे सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अगर हम बोलते हैं ये मेरे सेंटेंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का हमारे सेंटेंस में क्या होगा, आंसर होगा। इतने सारे तरीकों से आप अपने सेंटेंसेस में वर्ड्स को रिलेट कर सकते हो वो पेयर्स। ठीक है, ये तो था आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सीरियस पैटर्न का क्वेश्चन है। याद होगा आपको हमने लिखाया था कि एक स्टेटमेंट एक बिगिनिंग स्टेटमेंट या वर्ड से स्टार्ट होगा, हमें बाकी सीरीज डिवाइडेड होंगे पार्ट्स में जिनको हमें अरेंज करके एक सीक्वेंस देना है।
अब आपके पास ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कौन सा वाला आपका सही ऑप्शन है। क्लियर? चलिए, द फायर हमारा सब्जेक्ट है कि फायर। अब इस फायर को क्या किया गया या फायर से क्या हुआ, यही दो चीज दिमाग में आएगी। चलिए देखते हैं। द फायर बिफोर एनी सीरियस डैमेज, एक तो मतलब पी आपका कहीं से भी सीक्वेंस नहीं बना रहा फायर के साथ, क्योंकि हमें फायर से कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर देखते हैं द फायर बाय वॉलंटियर्स, ये भी सीक्वेंस नहीं बना रहा। दूसरा है द फायर वॉज कंट्रोल्ड, यस ये जा सकता है ना, क्योंकि तीसरे में लिखा है द फायर इन द गोडाउन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस बन रहे हैं, एक वो दो जो आर से शुरू हो रहे हैं और तीसरा जो एस से स्टार्ट हो रहा है। द फायर इन द गोडाउन वॉज कंट्रोल्ड होना चाहिए था, द फायर वॉज कंट्रोल्ड इन द गोडाउन होना चाहिए था। देखते हैं क्या होगा। अगर हम बोलते हैं द फायर वॉज, अगर हम एस को पकड़ के चलते, क्योंकि देखो ये तो एलिमिनेट हो गया, इससे तो कहीं सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हम बोल रहे हैं द फायर इन द गोडाउन वॉज कंट्रोल्ड by volunteers before any serious damage was done। inappropriate, incomplete सा सेंस है ना, तो ये भी नहीं बन रहा। अब बचे अब हमारे पास दो। अब लिखा हुआ है द फायर was controlled in the go down होगा या before by volunteers होगा। द फायर सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस में, इट वॉज कंट्रोल्ड बाय whom। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फायर को कंट्रोल किसने किया, तो कंट्रोल किया वॉलंटियर्स ने। तो इतना श्योर हो रहा है कि आर के बाद क्यू आ रहा है। अब ये एलिमिनेटेड था, ये एलिमिनेटेड था, तो बचा कौन सा हमारे पास, एक ये बचा और एक ये बचा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि आर के बाद क्यू मेरा पहला पेयर है, तो ये आंसर कैसे हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी एस। मेरा सीक्वेंस बनेगा द फायर वॉज कंट्रोल्ड बाय वॉलंटियर्स बिफोर एनी सीरियस डैमेज वॉज डन इन द गोडाउन। अब जाके इसका सेंस कंट्रोल कंप्लीट हो रहा है। क्लियर? इसी तरीके का जो सेंटेंस होता है, आपने देखा होगा ये पैटर्न बहुत सिंपल सा है। सेम पैटर्न से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। When John saw, जॉन ने कुछ देखा, तो क्या देखा। When John saw coming head on, नहीं होगा। Towards him, नहीं होगा। A speeding truck, yes, क्योंकि देखो अगर हम बोलेंगे when John saw, तो आपका क्वेश्चन होगा what, तो what का आंसर क्या दे रहा है, a speeding truck। जॉन ने क्या देखा, एक ट्रक देखा, है ना। तो इतना तो श्योर है कि अब मेरा जो दूसरा सेंटेंस बनेगा इस फर्स्ट के बाद वो आर से शुरू होगा, और आर से हमारे पास सेंटेंस से दो ही बन सकते हैं। तो अब आपके ये दो ऑप्शन अब आपको पढ़ने ही नहीं है, अब इन्हीं दोनों में से कोई पेयर है, कोई आंसर है हमारा, है ना। अब देखिए When John saw a speeding truck, ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, He ran for life, coming head on। देखो कहीं से भी इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज दोनों बन जा रहे हैं। हमको तो सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो हमारा आंसर क्या होगा, When John saw a speeding truck, उसके बाद क्या होगा, Coming head on towards him, he ran for life। हमको ही दोबारा लगाना है, तो ये ही किसके लिए आएगा, जॉन के लिए आएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, When John saw what, a speeding truck coming head on, coming head on, एकदम सीधे सीधे किसकी तरफ, उसकी तरफ आता हुआ, वो लाइफ के लिए भागा, he ran for life। तो मेरा आंसर अगर इस सेंटेंस में बनेगा तो वो हो जाएगा आर टी क्यू एस। इज दैट क्लियर? सबसे आसान तरीका है एसएससी का रीअरेंजमेंट करना है, एलिमिनेट कर दीजिए, जो ऑप्शंस नहीं जा रहे उनको हटा दीजिए, जो बच गए उनके पेयर बना लीजिए, उनके पेयर से देख लीजिए कि क्या मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है, अगर निकल रहा है तो वो आपका आंसर है। क्लियर? मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ प्योर बेसिक पैटर्न क्वेश्चन। यहां आपको एक ओपनिंग सेंटेंस गिवन है, एक क्लोजिंग सेंटेंस गिवन है, आपके पास नीचे चार ऑप्शंस है, और आपको बचे इन चार में से अरेंजमेंट करना है कि एक करेक्ट सीक्वेंस बन जाए। अब वो कैसे होगा, चलिए पहले फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट 44 years old स्टीव आयरविन इज नो मोर। वर्ल्ड स्टन्ड है एक न्यूज से कि स्टीव आयरविन, अब हमको देखो सब्जेक्ट मिल गया। स्टीव आयरविन कौन है, आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो नेशनल ज्योग्राफी चैनल में एक पर्सन था जो हमेशा ग्रीन कलर के एक ड्रेस में वो बहुत सारे जंगलों में जाके वाइल्ड एनिमल्स को देखता था, उनके बारे में बताता था, है ना। तो आपको याद होगा छोटे पे आपने स्टीव आयरविन को जरूर देखा है। अब उनका बेटा और उनकी वाइफ इस शो को चलाते हैं। नाउ स्टीव आयरविन इज नो मोर, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन मिल गया। अब स्टीव आयरविन मिल गए हमारे सेंटेंस में एक नाउन। अब नाउन है तो पेयर बनेगा प्रोनाउन, जो आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसे। लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो कौन सा होगा, ही भी प्रोनाउन है, यहां भी प्रोनाउन है, यहां भी प्रोनाउन है, तो पता कैसे चलेगा कि अब ओपनिंग सेंटेंस के बाद का पहला सेंटेंस पी बनेगा,
Q बनेगा, R बनेगा या फिर S बनेगा। अब इसके लिए हमें करना होगा प्रोनाउन का तरीके का यूजेज। फर्स्ट में लिखा है द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट स्टीव आयरविन इज नो मोर। ठीक है, स्टीव आयरविन अब नहीं रहे, ये हमारे सेंटेंस में रह गए नाउन। अब मान लो आप ये न्यूज देख रहे होते, हम एंकर हैं और हम आपको एक न्यूज पढ़कर सुना रहे हैं। हमारा बोलना था कि स्टीव आयरविन अब नहीं रहे। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वो कैसे मर गए, है ना? तो आप किसका आंसर दोगे? पहले हाउ का। फिर आप बोलोगे हाउ के बाद क्या आएगा? हाउ के बाद क्या आएगा? वो कहां थे जब वो मरे, है ना? वो कैसे मरे, वो कहां मरे, तो उसके बाद का आंसर क्या आएगा? व्हेन। और फिर आएगा वो कब मरे, तो हमारा पास जो दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, सॉरी, वेयर, और उसके बाद जो होगा वो आएगा आपका व्हेन। तो इसका मतलब हमने देखा पहले आएगा मैनर, वो किस तरीके से मरे, फिर वो कहां मरे मतलब प्लेस, और इसके बाद आएगा टाइम, वो कब मरे। तो बेसिकली मैनर, प्लेस, टाइम वाला सीक्वेंस आपको फॉलो करना था। दिस इज अ रूल ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब का रूल है जहां पे पहले हमेशा मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। अब देखो, द वर्ल्ड इज स्टन्ड विद द न्यूज दैट स्टीव आयरविन इज नो मोर। पहले किसका आंसर दे रहा है? वो कैसे मरे। कहां लिखा है वो कैसे मरे? ही वॉज शूटिंग, नो, ये तो प्लेस है। ही वॉज किल्ड बाय अ पॉइजन्ड बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे। वो कैसे मरे? क्योंकि उन्हें किसी पॉइजन बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे से वो उनके पेट की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। नाउ क्यों मिला हमको आंसर किसका? मैनर का, मतलब हाउ का। इतना क्लियर हो गया? दूसरे में भी देखो टाइम है, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट 11 AM, ये भी टाइम आ रहा है आपका जो कि लास्ट की तरफ जाएगा। और दूसरा बन रहा है दैट ही वॉज शूटिंग एन अंडर वाटर डॉक्यूमेंट्री, ये प्लेस बन रहा है, मतलब ये मिडिल में आएगा। ये कहां पे आएगा? ये मिडिल में आएगा। तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि हमारा जो पहले सेंटेंस के बाद का सीक्वेंस होगा वो होगा क्यू। अब इस सेंटेंस में आपकी किस्मत अच्छी थी, यहां पे क्यू से स्टार्ट होने वाला एक ही स्टेटमेंट है, बाकी क्यू की कोई नहीं जाएगा, तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या होगा? द वर्ल्ड इज स्टन्ड दैट स्टीव आयरविन इज नो मोर, ही वाज किल्ड बाय अ पॉइजन बार्ब ऑफ अ ह्यूज स्टिंगरे। फिर क्या आना चाहिए था? प्लेस, तो क्या हो जाएगा? He was shooting an underwater documentary where? In the Great Barrier Reef of Queensland. The incident took place at about 11 AM. While he was brought to the surface, he was already unconscious. मतलब जब तक उन्हें सरफेस पे लाया गया वो ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुके थे। तो ये होगा आपका कंक्लूजन। Is that clear? This is how you relate to rearrangements. इस वाली किस्मत, आपकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि आपके ऑप्शन में एक ही था जो क्यू से स्टार्ट हो रहा था। But this is how you can relate rearrangements in different sentences. आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये फर्दर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, लेकिन हम जुड़ेंगे आपके साथ कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।